Good morning, class 12. Today we will continue the same chapter, 2 Principles of Management, and the next principles given by Fayol is 6th principle, that is subordination of individual interest to general interest. As name shows, यानी सबॉर्डिनेशन होता है सेक्रीफाइस करना, छोड़ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने फायदे को किसके लिए, जनरल फायदे के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, यानी सुपरसीड अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट सुपरसीड नहीं होना चाहिए। यानी जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the interest of the organization must supersede the interest of individuals or employees। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फायदों को ज्यादा ध्यान में रखना है, यानी इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज के बेनिफिट के बजाय किसको ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव। हालांकि सभी एम्प्लॉयज किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, सैलरी अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना ऑब्जेक्टिव होता है। if the objectives of individuals are in the same direction of the organization, अगर इंडिविजुअल्स भी ये चाहेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ानी है जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, उससे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स भी वही काम कर रहा है जो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। बट इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते चाहते हैं जा रहे हैं, यानी इंडिविजुअल सिर्फ अपना बेनिफिट सोच रहा है और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बढ़ाने की सोच रहा है, तो देन manager must try to reconcile individual interests with the organizational goal. And if it is possible, if it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organizational goals। अगर दोनों में कंसाइल नहीं हो पाता, यानी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट आपस में एक डायरेक्शन में नहीं चल पा रहे, तो फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। यानी हमें किसकी तरफ ध्यान देना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ ध्यान देना है। संस्था के उद्देश्य अचीव होने चाहिए, इंडिविजुअल उद्देश्य की कोई भी इंपॉर्टेंस उसके आगे नहीं है। यानी मैनेजर्स को वो सभी डिसीजन लेने चाहिए जो कि उसके पर्सनल इंटरेस्ट में ना होकर किसके इंटरेस्ट में हो, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ, ये केस स्टडी में भी आपके काम आता है। जैसे बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल्स, अब एक मैनेजर ने रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसको परचेज करने से पहले द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइसेस को कंपेयर करे एंड क्वालिटीज को कंपेयर करे ऑफ ऑल द सप्लायर्स, सभी सप्लायर जितने भी सप्लायर हैं। ऐसा नहीं कि एक सप्लायर के पास गया उससे परचेज कर ले, ऐसा नहीं कि उसके बेटे की शॉप है उससे महंगे रेट पे परचेज कर लिया, ऐसे नहीं, कोई रिलेटिव की शॉप है उससे महंगे रेट पे परचेज कर लिया। उसे क्या करना है, उसे सभी सप्लायर्स के प्राइसेस को कंपेयर करके, क्वालिटी को कंपेयर करके तभी ऑर्डर देना है, एंड गिव ऑर्डर टू बेस्ट rather than giving order to his own relative by misusing his power। ऐसा नहीं कि अपनी पावर को मिसयूज करके अपने रिलेटिव को ऑर्डर दे दे, मतलब अपने रिलेटिव को ऑर्डर नहीं देना, जिससे सस्ता मिलेगा मटेरियल, जिससे जो है क्वालिटी अच्छी होगी, उसी को ही रॉ मटेरियल का ऑर्डर देगा इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर टू हिज रिलेटिव। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, यानी मेनली इस प्रिंसिपल का मेन थीम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हमने ध्यान में रखना है। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। 1, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेचुरल है कि जब गोल्स अचीव होंगे तो दोनों में, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में कोऑर्डिनेशन तालमेल बना रहेगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन क्या है, वही एक तो जैसे फर्स्ट है इसको बस नेगेटिव कर दो, जैसे वहां था अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, या नो आ गया, या कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, कन्फ्लिक्शन रहेगा। इवन एम्प्लॉइज विल आल्सो सफर इन लॉन्ग रन। मतलब ये दो इसी मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ यही पॉइंट्स आपको गिवन है और यही लिखने हैं, जो पॉइंट आपको जो पैराग्राफ से ही मिलता है उसको भी आप पॉजिटिव इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन में लिख सकते हो। नौ कीवर्ड्स वही हैं इसके, वही सेम जो मैंने डिस्कस किए हैं। क्या डिस्कस किए हैं, यानी पर्सनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देकर किसको देना, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना। while taking decisions, मैनेजर को क्या करना, प्रायोरिटी टू द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू द पर्सनल बेनिफिट, यानी अपने पर्सनल रिलेटिव, यानी अपने रिलेटिव्स को बेनिफिट ना देकर, यानी अपने पर्सनल बेनिफिट की बजाय उसे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को प्रायोरिटी देनी है। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल कैसे अचीव करना है, विद रिकंसाइलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट शुड नॉट टेक अनफेयर डिसीजन बाय टेकिंग ब्राइब्स
or by giving benefit to their relatives, but decision must be for the benefit of the organization. ये नहीं कि रिश्वत ले ली डिसीजन अनफेयर डिसीजन के लिए, यानी जो डोनेशन दे रहा ब्राइब्स दे रहा उसको तो उसने ऑर्डर दे दिया, बाकी को नहीं दिया, अपने रिलेटिव को बेनिफिट पहुंचा दिया, ऐसा काम उसको नहीं करना. Next, employees must sacrifice their leaves or attending family function if organization needs the presence of employee. हाँ ये this is the most important point कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी नीड है तो उसको अपनी फैमिली फंक्शंस को भी जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं अपनी लीव को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. तो केस स्टडी में भी ये गिवन है कि जो एम्प्लॉइज को एक जो फाइनेंस मैनेजर को लीव पे जाना था, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना था, लेकिन इमीडिएट मीटिंग आ गई तो उसने क्या किया, मीटिंग के लिए उसने अपने फैमिली फंक्शन को कैंसिल कर दिया. तो कौन सा प्रिंसिपल है ये, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स या टू एम्प्लॉइज. रेम्यूनरेशन होता है सैलरीज और वेजेस, यानी जो एम्प्लॉइज को काम के बदले में दिया जाता है, दैट इज नोन एज सैलरीज और वेजेस. जो एम्प्लॉइज को दी जाती है सैलरीज, जो वर्कर्स को दी जाती है वेजेस. तो फ्योरली ये कहते हैं कि जो सैलरी है, जो एम्प्लॉइज को सैलरी दी जा रही है, शुड बी फेयर. अब फेयर का मतलब क्या है, और एडिक्वेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज. अब फेयर मीन्स क्या है, अब फेयर का मतलब कि मैक्सिमम ज्यादा सैलरी देना, उसका मतलब ये नहीं, यानी विच फेयर का मतलब है कि विच वुड गिव एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उतनी सैलरी तो दो कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कम से कम कवर अप हो पाए. एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. और उतनी सैलरी दे कि कंपनी पे भी तो कर पाए. ये नहीं कि एम्प्लॉय को कहीं 50,000 आपकी सैलरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता. यानी जो फेयर वेज है वो किसको ध्यान में रख के डिटरमाइन किया जाता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, यानी कंपनी के पास पैसा भी हो, और मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के मिनिमम जो वेज रेट के अंडर आता है वो हो, एंड द वेज एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स. और उतनी सैलरी तो दो जितनी उसके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं. तो ये सैलरी फेयर का मतलब ये नहीं कि अब एक डिफरेंट स्कूल्स है, हर एक स्कूल में टीचर्स की सैलरी अलग अलग है, हर एक कंपनीज में सैलरीज जो एम्प्लॉयज की सैलरीज अलग अलग है. ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है, और सैलरी वर्क के अकॉर्डिंग भी होती है जो एम्प्लॉयज का वर्क है. यानी टीचर की सैलरी अलग हुई, टीचर्स में भी पीजीटीज हैं, टीजीटीज हैं, पीआरटीज हैं. इवन प्रिंसिपल्स की सैलरी सबसे ज्यादा होती है कि प्रिंसिपल की जो वर्क है थोड़ा सा उसका वर्क ओवरलोडेड ज्यादा होता है. तो ये जितनी भी सैलरीज है वो डिपेंड करती है जो वेज रेट ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, एंड द वेज एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स. तो यहाँ एग्जांपल है, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर, मान लो किसी ईयर में एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं, तो इस सैलरी के साथ साथ उसको कुछ बोनस भी दे देनी चाहिए, नहीं सैलरी के साथ साथ इंक्रीमेंट्स भी होने चाहिए. अगर मतलब बेसिक सैलरी तो फिक्स है ही है, उसके अलावा इंक्रीमेंट का प्रोविजन भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है भाई, एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इंप्रूव्स, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज दिए हुए. इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर इसके वॉयलेट करते हैं, एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी नहीं देते, तो एम्प्लॉइज, यहाँ टर्नओवर होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन organization to another. यानी एम्प्लॉइज टर्नओवर बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि जब सैलरी अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे उसको छोड़कर. एंड डिससेटिस्फेक्शन एंड डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेचुरल जब सैलरी अच्छी नहीं तो एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड नहीं होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे और डिमोटिवेट भी होंगे. तो लाइकवाइज इसके कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स वहां काम आते हैं केस स्टडीज में, जैसे फेयर सैलरीज, फेयर वेजेस, मिनिमम मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, विद इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीमेंट लगने चाहिए, उनकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए. शेयरिंग ऑफ गेन्स विद एम्प्लॉइज के साथ, जो कंपनी अपने शेयर्स गेन करे, जो मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनी और डिस्कॉर्ड. यानी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आएंगे एफडब्ल्यू टेलर के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब
FW टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे तब मैं ये डिस्कस करूंगी व्हाट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी वैसे तो इसका मतलब है कॉपरेशन से मिलकर काम करो, कॉन्ट्राडिक्शन से काम नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज दोनों हार्मोनी से काम करें, ये ना करें कि दोनों कॉन्ट्राडिक्शन से नहीं। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन मतलब डिस्कॉर्ड मतलब एम्प्लॉइज के मुझे ज़्यादा सैलरी दो, काम करे ना, और ऑर्गेनाइजेशन का कि काम तो करवा लो, उनको सैलरी मत दो। तो इस तरह से डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। एंड एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है। इफ एम्प्लॉइज आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर हैप्पीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर रेमुनरेशन। ये तो पता ही कि एम्प्लॉइज सिर्फ खुशी के लिए काम नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अपनी सैलरी के लिए भी काम करते हैं, तो इसलिए उन्हें सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर केस स्टडी है, केस स्टडी में यही है, रिलेटेड है, वही प्रिंसिपल्स आ रहा है। कौन सा आ रहा है? रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, यानी उन्हें अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी भी बढ़ा देनी चाहिए। Now, next principle is centralization and decentralization. What is centralization? As name shows, central authority. यानी means concentration of authority और power in few hands. Central power जिसको बोलते हैं at the top level. यानी जब सारी decision making power top level के पास होगी तो it is known as centralization. And decentralization क्या है? Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. This is opposite of centralization. इसमें क्या कि power को distribute कर दिया जाता है, ये सभी लेवल्स में सारे काम को बांट देना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। फ्योल ये कहता है कि किसी भी कंपनी में ना तो पूरा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। तो कहते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस की नेचर और साइज पे। जैसे हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है, तो अब साइज स्मॉल है तो वहां पर काम ज्यादा बांटने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग ही काम कर पाएंगे, तो वहां पर क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। बट अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो वहां पर डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विल बी मोर, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा। अब खाली साइज पर ही डिपेंड नहीं करता सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। यानी एम्प्लॉइज अगर एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट है, यानी वो इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, तो उनको काम दे दो। यानी डिसेंट्रलाइज कर दो, तो उस केस में डिसेंट्रलाइज कर दो। अगर एम्प्लॉइज अपने काम कर ही नहीं सकते तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा? सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट है कि वो आराम से काम कर लेगा, एफिशिएंट है, तो डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं तो सेंट्रलाइजेशन। अगर एम्प्लॉइज प्रॉपर डेवलप नहीं है, लेस इन नंबर है, तो क्या कौन सी होगी? सेंट्रलाइजेशन होगा। Can you all advise not to have complete centralization और complete decentralization? कि फ्योल ने ये कहा ये कि ना तो complete centralization होना चाहिए, ना ही complete decentralization होना चाहिए। तो फिर कैसे होना चाहिए? Normally क्या है कि जो important decision should be centralized, it should be taken by the top level, and routine work should be decentralized, और रूटीन का काम डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। ये सेंटेंस यहाँ लिखा नहीं हुआ, यू राइट योरसेल्फ। The important decision should be centralized, taken by the top level, and routine work should be decentralized, यानी should be done by the all level of the employees. Yes, now positive effect क्या है इसके? इससे benefit of centralization as well as decentralization, एक जो फास्ट डिसीजन होंगे इससे, वही है कि इसका फिर वायलेटिंग इफेक्ट क्या है? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन से क्या होगा? डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगी। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? एक मीनिंग के हिसाब से बता दो। मीनिंग ऑलरेडी टोल्ड यू, दूसरा अथॉरिटी है डिफरेंट लेवल्स। यानी सेंट्रलाइजेशन में क्या कि अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में सभी लेवल के पास अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो कीवर्ड्स भी ये आपको गिवन है, वही सेम जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये केस स्टडी है, ये भी आप कर लोगे। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन, व्हाट इज स्केलर चेन? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल नाइन्थ प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल ये कहता है स्केलर चेन मीन्स द लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप, यानी चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, इसे चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी कह देते हैं। सपोज एक सुपीरियर है, बॉस। सुपीरियर मतलब बॉस, हेड, उसके अंडर बी काम कर रहा है, उसके अंडर सी कर रहा है, देन डी कर रहा है, तो देन ई कर रहा है, तो दिस इज नोन एज स्केलर चेन। तो फ्योल ने ये दो लाइन ऑफ अथॉरिटी के, ए इज द बॉस, ये दो लाइन ऑफ अथॉरिटी डिवाइड किए।
एक में बी सी डी ई एफ उसके अंडर काम करे और दूसरी लाइन में एल एम एन ओ पी उसके अंडर काम करे। सपोज ई जो है ओ से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, यानी उस चेन को तोड़ नहीं सकता। अगर ई को ओ से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं, अगर कम्युनिकेट करना डायरेक्टली नहीं कर सकता, फर्स्ट ही गो टू डी, देन सी, देन बी, देन ए, देन एल, देन एम, देन ओ एंड देन ओ, तब जाके ओ तक पहुंचेगा। यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो है ही नहीं इसमें। तो जब भी ई को ओ से कम्युनिकेट करना है तो चेन ऑफ कमांड, यानी इस चेन को अपने सुपीरियर से बात करके तब उस तक पहुंचेगी, उसको कम्युनिकेट किए बिना ये चेन को तोड़ नहीं सकता। बट अब इसके ड्रॉबैक है, अगर मान लो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, अर्जेंट डिसीजन लेना है, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में तो ये काम ही नहीं करेगा फिर। तो फिर इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गई है। तो फ्योल ने क्या किया, एक शॉर्टकट मेथड चूज किया, दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। उसे क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। अब गैंग प्लैंक में क्या है कि एम्प्लॉइज एट द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन इम्पॉर्टेंट मैसेज, और या इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी अर्जेंसी के केस में, अर्जेंट इंफॉर्मेशन के केस में, इमरजेंसी के केस में दो एम्प्लॉइज जो सेम लेवल के हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, ये सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, नो कम्युनिकेशन गैप, और जो वायलेटिंग इफेक्ट आप वही सेम लिख दोगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस रिवर्स करके। नाउ इसके कीवर्ड्स क्या है, वही हायरार्की, लाइन ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की को फॉलो करना, रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस ओनली, अपने इमीडिएट बॉस को, इमीडिएट बॉस कौन होता है, जिसे ए के अंडर बी काम करता है, देन सी, देन डी, डी का इमीडिएट बॉस हो गया सी, सी का इमीडिएट बॉस हो गया बी, बी का इमीडिएट बॉस हो गया ए, जो उससे उसके ऊपर वाले लेवल का है, दैट इज नोन एज इमीडिएट बॉस। तो ये टेक ऑर्डर फ्रॉम इमीडिएट बॉस एंड गिव ऑर्डर टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट। तो ये लाइन को तो इस चेन को तोड़ा नहीं जाता, लेकिन तब तोड़ा जाता है जब इन केस ऑफ इमरजेंसी हो, दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। तो किसको इंट्रोड्यूस किया गया, गैंग प्लैंक को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, तो इसका केस स्टडी है, यू विल डू योरसेल्फ। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एज नेम शोज ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर वो गिवन ऑर्डर देने वाला नहीं है, ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड अरेंजमेंट ऑफ पीपल। यानी ऑर्डर दो तरह का, एक तो है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और दूसरा कौन सा, अरेंजमेंट ऑफ पीपल। जो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है इट इज नोन एज मटेरियल ऑर्डर, इसे बोलेंगे मटेरियल ऑर्डर, एंड अरेंजमेंट ऑफ पीपल इज नोन एज सोशल ऑर्डर, उसे क्या बोलेंगे, सोशल ऑर्डर। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल भी अपने ऑर्डर पे रहे और मटेरियल भी अपने ऑर्डर पे रहे, यानी जो भी सामान है वो प्रॉपर अरेंज्ड हो। यानी फ्योल ये कहता है कि देयर शुड बी फिक्स प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी जगह सामान को रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ताकि जब उसको ढूंढना पड़े तो टाइम वेस्ट ना हो। एंड फिक्स प्लेस और सीट और केबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉय की हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय के लिए भी पर्टिकुलर प्लेस हो, ताकि जब उससे कम्युनिकेट करना हो, उससे बात करनी हो, कांटेक्ट करना हो तो उससे इजीली कांटेक्ट किया जाए ताकि उसको ढूंढना ना पड़े, सो दैट नो टाइम एंड एनर्जी इज वेस्टेड इन सर्च ऑफ एनी मटेरियल और एनी पर्सन। इवन आप अपने घर में भी देखते हो, आपकी मदर अपने पूरे सामान का, घर के जितने भी यूटिलिटीज है उनका पूरा अरेंजमेंट करके रखती हैं। तो जहाँ पर सामान अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो कहेंगे उस बॉक्स में पड़ा है। तो एक टूल बॉक्स बने होते हैं, जिस टूल जो भी है एक कंपनी में, तो जैसे एक वर्कर भी एक टूल बॉक्स बना के रखता है, एक मोटर मैकेनिक के पास जाओ तो उसके पास एक टूल बॉक्स होगा, तो उसी बॉक्स में उसके सारा जितने भी टूल्स होते हैं उसी में पड़े होते हैं, बस वो बॉक्स लेके बैठेगा और आपकी बाइक या गाड़ी जो भी है वो खराब है तो उसको फटाफट ठीक करेगा। ये नहीं कि एक टूल उठाने के लिए, ढूंढने के लिए भागेगा। ठीक है, ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल, तो दोनों ऑर्डर ही होने चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो वेस्ट ऑफ टाइम, नो वेस्ट ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल एंड स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन प्रिंसिपल क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, रिवर्स कर दो बस, नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। तो लाइक वाइज इसके कीवर्ड्स वही हैं सेम, फिक्स्ड एंड राइट प्लेस होना चाहिए, नो वेस्ट ऑफ टाइम होनी चाहिए इन सर्च ऑफ पर्सन एंड मटेरियल, सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल होता है मटेरियल मतलब थिंग्स, और ह्यूमन होता है एम्प्लॉइज। Fixed and right place for every employee, that is known as social order, and fixed and right place for every material, that is known as material order. Today you have to revise these 4 principles: 6 principles subordination of individual interest to general, and 7 remuneration to employees. 6 is subordination
of individual interest to general interest. Individual interest to general interest. And 7 क्या है? Remuneration of employees. And 8 is centralization and decentralization. 9th is scalar chain. ये चारों प्रिंसिपल्स आपने रिवाइज करने हैं. You have to write these 4 principles in your notebook. Thank you and have a nice day.